हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू जस्ट डिस्कशन। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज एक बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। तो बिना देरी के चलो चलते हैं। जैसे कि हम लोगों को पहले से पता था कि हमारे 9 प्लैनेट है क्योंकि बुक में दिया गया था। तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि हमारे प्लैनेट जो थे उसमें प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल, प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है। तो कुल हमारे 8 प्लैनेट हो गए। प्लूटो को हम अब एक प्लैनेट क्यों नहीं कहते, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले प्लूटो के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी है। Pluto was first discovered by an astronomer Clyde W. Tombaugh in 1930। तो 1930 तक हमारे कुल 8 प्लैनेट थे। 1930 के बाद टॉम्बक के प्लूटो को डिस्कवर करने के बाद हमारे टोटल 9 प्लैनेट हो गए। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द 9th प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम आफ्टर नेपच्यून। तो 8वें प्लैनेट हमारी नेपच्यून थी, उसके बाद प्लूटो ऐड होने के कारण हमारे टोटल 9 प्लैनेट हो गए। It is present in the Kuiper belt, a ring of bodies beyond the orbit of Neptune। नेपच्यून की जो ऑर्बिट होती थी, नेपच्यून जिस ऑर्बिट में सन के चारों ओर घूमता था, उसके बाद का जो रीजन हो गया वो कुइपर बेल्ट है। तो कुइपर बेल्ट के बारे में चलिए पढ़ते हैं। कुइपर बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन। क्यों? क्योंकि नेपच्यून का बाद का हिस्सा होता है, इसलिए उसे ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन कहते हैं। और ये रीजन में जो सेलेस्टियल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं उसे हम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेपच्यून के बाद का ये जो बेल्ट है एक दिख रहे हैं आपको, ये है कुइपर बेल्ट। जैसे कि हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट था, उसी तरह हमारा यहाँ पर नेपच्यून के बाद का जो हिस्सा है वहाँ पर एक बेल्ट है जिसे हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। इट इज अ सर्कमस्टेलर डिस्क इन द आउटर सोलर सिस्टम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून एट 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टू अप्रोक्सीमेटली 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है हमारा 150 मिलियन किलोमीटर, उससे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के तरह लेते हैं। तो यहाँ पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.495978707 इंटू 10⁻11 किलोमीटर, या फिर मोटा मोटा हम कह सकते हैं क्या 150 मिलियन किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी क्या है? ये दूरी सन और अर्थ के बीच का है। It is similar to the asteroid belt, but it is far larger, 20 times as wide and 20 to 200 times as massive। एस्टेरॉयड बेल्ट के तरह दिखता है लेकिन है नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा है। और ये देखिए, जहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि सन के पास जो हमारे जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उनका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द आउटर प्लैनेट्स। तो प्लूटो एकदम सन से बहुत ही पीछे है या फिर सन से बहुत ही दूरी में है, इसलिए क्या हो गया, उसका एटमॉस्फेयर कोल्ड हो गया। इसका वेट कितना होता है? 1400 माइल्स या फिर 2380 किलोमीटर। और इसका सूरज से इसकी दूरी कितनी है? 5.8 बिलियन किलोमीटर। देखो कितनी दूर पर है, इसलिए इस कुइपर बेल्ट में क्या है, आइसी बॉडीज पाई जाते हैं। इट इज 2/3 द विड्थ ऑफ अर्थ मून। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसका जितना वाइड है उसको अगर हम 2/3 उसका पार्ट ले ले तो ये हो गया प्लूटो का विड्थ। अ ईयर इन प्लूटो इज 248 अर्थ ईयर एंड अ डे ऑन प्लूटो हैज 153 आवर्स और 6 अर्थ डे। तो अर्थ का 6 दिन प्लूटो का 1 दिन के समान है, क्योंकि प्लूटो क्या है, प्लूटो सन से बहुत दूर में है। प्लूटो हैज 5 मून। जैसे अर्थ का 1 मून है वैसे प्लूटो का 5 मून है, और सबसे बड़ा वाला मून है सैटर्न। सैटर्न प्लूटो से थोड़ी ही छोटी दिखती है और उसके चारों ओर जब घूमता है तो ऐसा लगता है जैसे एक क्या होता है, एक ट्विन ऑर्बिट हो रही है। जैसे सैटर्न जो है प्लूटो का मून है, वो प्लूटो के चारों ओर घूमता है और ये दोनों का साइज लगभग सेम है, इसलिए ट्विन मूवमेंट होता है, ऐसा लगता है। The largest moon, Saturn, so similar in size that they orbit each other like a double planet system। देखिए यहाँ पर
2006 के बाद क्या हुआ? तो 2006 के बाद प्लूटो का काया बदल गया। ऐसा क्या हुआ कि प्लूटो का पूरा सिस्टम ही बदल गया? It seems like a planet, but in August 2006, the International Astronomical Union (IAU) downgraded the status of Pluto to that of a dwarf planet because it didn't meet the three criteria the IAU uses to define a full-size planet. ये सब पढ़ने से पहले जानते हैं ये IAU है क्या? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक क्या है? एक बॉडी है जो क्या करता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है उसे क्या करता है? सेफगार्ड करता है और हमारे जो गैलेक्सी में जो सेलेस्टियल बॉडीज पाए जाते हैं उनकी नेमिंग करती है। तो उनका कुछ क्राइटेरिया ऐसा होता है कि कौन सा सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट है और कौन सा सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट नहीं है, ये डिसाइड करना। तो इनका भी ये क्राइटेरियाज बदलती रहती है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बहुत ही बेहतरीन हो रही है, जिसके वजह से हम दूर दराज के प्लैनेट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन पा रहे हैं। तो इनका क्राइटेरियाज भी उसके साथ बदलते रहते हैं। तो प्लूटो का क्या हुआ ना, IAU ने 3 क्राइटेरियाज रखा था एक सेलेस्टियल बॉडीज को एक प्लैनेट होने के लिए, लेकिन प्लूटो इन 2 में सफल हुआ, लेकिन वो 3rd वाला क्राइटेरिया को सफल नहीं हो पाया। चलिए देखते हैं ये IAU का जो 3 क्राइटेरिया था वो क्या था। पहला क्राइटेरिया, इट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन। चेक, प्लूटो सन के चारों ओर घूमता था। सेकेंड, इट हैज सफिशिएंट मास टू अज्यूम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम और नियरली राउंड स्फीयर। चेक, प्लूटो का जो शेप था वो स्फीयरिकल था। थर्ड, इट हैज क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। ये प्लूटो नहीं कर पाया, यहाँ पर फेल हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने 2 टर्म जाना, एक है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है क्लियर द नेबरहुड। फर्स्ट जान लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। This occurs when external sources such as gravity is balanced by a pressure gradient force. तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं ले लूँ 2 फोर्स है, ग्रेविटी और ये है प्रेशर। अगर ग्रेविटी प्रेशर के साथ इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होने के बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को अपना स्फीयरिकल शेप मिलता है। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले ले, टेक अ बलून। बलून को हम क्या करते हैं, फूंकते हैं तो वो एक्सपैंड होता है। क्यों एक्सपैंड होता है? फूंकने के वजह से बलून के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि बलून को फुलाने में मदद करता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चारों ओर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, बलून के ऊपर भी एक्सर्ट होगा, जिसके वजह से वो थोड़ा सा कंप्रेस हो पाएगा। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर प्रेशर कम होता है बलून से तो बलून श्रिंक होता है। क्योंकि प्रेशर के कम होने के कारण वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो डोमिनेंट हो गया था, जो कि बलून को क्या कर देता था, श्रिंक कर देता था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर जो सेलेस्टियल बॉडी है या फिर कोई भी स्टार्स है, उनमें अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उनके अंदर का जो हवा है वो गर्म हो जाएगा और हॉट एयर ऑलवेज एक्सपैंड्स, सो वो सेलेस्टियल बॉडीज का साइज बढ़ जाएगा। अगर ग्रेविटी उसके ऊपर ज़्यादा काम करेगा, उसका इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा, तो क्या होगा, वो जो साइज होता था वो जो प्लैनेट का वो कम हो जाएगा। ऐसे ही एक सेलेस्टियल बॉडी को अपना स्फीयरिकल शेप मिलता है, किससे, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से। क्लियर? देन कम्स टू द सेकंड पॉइंट, क्लियरिंग द नेबरहुड। What does that actually mean? It is gravitationally dominant and there are no other bodies of comparable size other than its own satellite or those otherwise under its gravitational influence. इसका क्या मतलब हुआ? उसके जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में उसके सैटेलाइट को छोड़कर और कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर हम अर्थ को देखते हैं तो क्या होता है, अर्थ सूरज के चारों ओर घूमता है। क्यों? क्योंकि सूरज के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ को अपने तरफ खींचता है। जैसे तैसे करके अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमेगा। अर्थ के सामने अगर कोई एक सेलेस्टियल बॉडी आ जाता है जो कि अर्थ के साइज से बड़ा हो,
तभी भी अर्थ सूरज के चारों ओर घूमेगा, क्योंकि अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके वजह से वो उसका ऑर्बिट क्लियर करके जा पाएगा। लेकिन प्लूटो के केस में ऐसा नहीं हुआ। प्लूटो का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस्ड एरिया था, उनमें उससे ज़्यादा कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज नहीं आया, या फिर आया तो वो क्लियरेंस इतने अच्छे से नहीं हो पाया, जिसके वजह से वो थर्ड क्राइटेरिया में फेल हो गया। Pluto only meets 2 of this criteria, losing out on the third. In all the billions of years it has lived there, it has not managed to clear its neighborhood. That's why क्या हो गया, प्लूटो को एक प्लैनेट नहीं कहा जाता है, अब प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर एक बोलने वाली बात यह है कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, इसका क्राइटेरिया बदलता रहता है। अगर कल को हमारे टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए तो क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा डाटाज है प्लैनेट्स के बारे में हमारे पास और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो गया। अगर कल को वो कहेंगे ओनली स्फेरिकल शेप जिसका होगा, जिस सेलेस्टियल बॉडीज का वो प्लैनेट है, तो कई सारे प्लैनेट्स हो जाएंगे। आज 9 है, कल 10 हो जाएंगे, कल 12 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ जाएंगे। या फिर वो कहेंगे कि सन के चारों ओर जो घूमता है वो हो गया प्लैनेट। तो कितने सारे सेलेस्टियल बॉडीज है तो सन के चारों ओर घूमते हैं, तो सोचो कि कितना सारा प्लैनेट्स हो जाएगा हमारे गैलेक्सी में। तो हम कल को या पढ़ सकते हैं या फिर हमारा 100 प्लैनेट हो गया, कुछ भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हायर टेक्नोलॉजी। तो गाइस, इसीलिए प्लूटो को क्या कहा जाता है, अभी ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।